नमस्कार। मैं प्रभात रंजन दीन। आप भी सोच रहे होंगे कि कहां गायब हो गया। माफी चाहता हूं। 3 महीने के अंतराल में मैं वीडियो कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष हाजिर नहीं हो सका। अगर आप नैतिकता का रास्ता चुनते हैं तो आपको संघर्ष और जद्दोजहद की चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। आपको फिर मुख्य धारा बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको अपने अस्तित्व का परचम लहराए रखने के लिए अपनी अलग धारा बनानी ही पड़ेगी। आप भटकेंगे, आपको खानाबदोशी झेलनी होगी, आप यायावर बन जाएंगे। तभी आप अपनी लीक गढ़ पाएंगे। दक्षिण भारत के कई राज्यों से निकलने वाले एक प्रतिष्ठित अखबार समूह के समूह सलाहकार संपादक के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इधर करीब 2.5-3 महीने इसी यायावरी में बीते, या कहें इस दरमियान मैं अखबार के पन्नों में ही घुसा रहा। पत्रकारीय विधा में 35 साल जो मेडिटेशन किया, उसकी यही तो कमाई है कि अखबार को अगर असल अखबार बनाने का यज्ञ करना हो तो मुझे याद किया जाता है। अब असल में देखा जाए तो असल अखबार निकलता ही कहां है। इसीलिए जो मुख्य धारा के अखबार हैं, उनके मालिकानों को अब हम जैसे लोगों की जरूरत कहां है। उन्हें जिस कोटि के संपादक चाहिए, उन्हें वे पहचान लेते हैं, बिठा देते हैं और उनके जरिए अपना धंधा करते हैं। और संपादक भी उच्छिष्ट चाट कर खुद को धन्य समझते हैं। आप जब अखबार पढ़ते हैं या चैनल खोलते हैं तो यह सब समझते ही हैं। बहरहाल, फिल्म अभिनेत्री कंगना रणावत के बयान पर पिछले कई दिनों से बवाल मचा है। कंगना ने एक टीवी चैनल पर कहा कि 1947 में हमें जो आजादी मिली वह भीख थी। इस पर तमाम नेताओं के बयान आने लगे। कंगना को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कंगना से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेना चाहिए, कंगना पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, कंगना पागल है, अहमक है, वगैरह वगैरह। कंगना के वक्तव्य पर भाजपा सांसद वरुण गांधी को सबसे पहले मिर्ची लगी और वे त्वरित गति से ट्विटर पर कर्कश पक्षी की आवाज में चहचहाए। वरुण गांधी की रगों में उसी पार्टी का रक्त बह रहा है जो पार्टी देश को 2 टुकड़ों में बांटने पर उद्धत थी। गांधी के लाडले नेहरू को सत्ता मिल जाए और वह आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में जाना जाए, इसके लिए भारत के इतिहास पर ही कालिख पोत दी गई। कंगना के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त महाराष्ट्र के एक नेता नवाब मलिक की भी तीखी टिप्पणी आई। ये वो नेता हैं जिनकी प्रतिबद्धता देश नहीं है। एक की प्रतिबद्धता वोट के साथ है तो दूसरे की नोट के साथ। वोट कहीं से भी आए, नोट कहीं से भी आए, उससे इन्हें मतलब नहीं। नवाब मलिक की पाकिस्तानी प्रतिबद्धता तो जगजाहिर है। देश तोड़ने वाली पार्टी के मौजूदा व्याकुल नेता राहुल गांधी भी बयान देने आगे आ गए। ऐसा करके उन्होंने अपने रक्त संबंधी का साथ निभाया। मसले चुनकर बोलने वाले कपटी बुद्धिजीवियों का गिरोह इस मसले पर चुप है। छद्मी बुद्धिजीवियों की जमात सनराइज ओवर अयोध्या किताब के जरिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा दुर्गंध फैलाए जाने पर नाक नहीं सिकोड़ रही। उनकी नाक मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के बदबू फैलाने पर भी बेअसर रहती है। सलमान खुर्शीद की करतूत पर हम बाद में आएंगे। पहले अपने देश की खंडित आजादी पर थोड़ी बात कर लें। खंडित आजादी स्वीकार कर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन पर कालिख पोत दी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेतृत्वकारी कुलीन चेहरों की काली करतूतें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 3 दरके हुए चेहरों के रूप में पीढ़ियों दर पीढ़ियों को डराती रहेंगी। विभाजन के पाप को कोई सामने रख दे तो पापियों की नस्लों और उनके प्रति उत्पादों को गुस्सा आने लगता है। यह देश तो सहिष्णुताधारी कायरों का है। इस देश में पौरुष जब जब नाकारा साबित हुआ है, वीरांगनाएं जागी हैं। कंगना राणावत जैसी महिलाओं में पौरुष जागता है।
खंडित शापित आजादी के 74 साल बाद भी इस देश में मर्दानगी नहीं जाग रही, तो फिर वीरांगनाएं जागेंगी ही। एक बार और झलक ले लीजिए देश को काट कर ली गई अपने अपने हिस्से की आजादी के काले किस्से की, और एक बार फिर से देख लीजिए देश के इतिहास और देश की संस्कृति पर गंदगी फैलाने वाले नस्ल दूषित नेताओं के बदनुमा चेहरे। कंगना ने क्या गलत कहा? उसने यही तो कहा कि 1947 में हमें जो आजादी मिली वह भीख थी। उसने यही तो कहा कि 1857 का विद्रोह आजादी की पहली लड़ाई थी, जिसे अत्यंत मक्कारी से दबाया गया और उसे सिंप्लीफाई किया गया। इसमें क्या गलत कहा उसने? हमारे देश के इतिहासकारों ने अपने ही देश के साथ उसी तरह की गद्दारी की जैसी गद्दारी नेताओं ने की। इतिहासकार आरसी मजुमदार का वैचारिक स्तर किस निकृष्ट कोटि का था कि उसने 1857 के विद्रोह को महज एक सैनिक विद्रोह बताया और कहा कि इस विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। रोमिला थापर, विपिन चंद्रा, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब जैसे तमाम स्वनाम धन्य इतिहासकार ऐसे ही संस्कारहीन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने देश के इतिहास पर कालिख पोती है। ये खुद को वामपंथी कहते और बताते अघाते नहीं थे, जबकि इन्हें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के संकलन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 देख पढ़कर भी शर्म नहीं आई। 1959 में प्रकाशित इस संकलन में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था। वामधारा के इन प्रणेताओं ने वीर सावरकर के शोध को स्वीकार किया, जिन्होंने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जरिए 1857 के विद्रोह को तथ्यात्मक तरीके से प्रथम स्वाधीनता संग्राम साबित किया था। 1857 को भी छोड़िए, हम 1947 के काल में चलते हैं, जब हमें आजादी के नाम पर देश काट कर थमा दिया गया था। मुस्लिम लीग मतलब जिन्ना लियाकत और कांग्रेस मतलब गांधी नेहरू ने यह तय कर लिया था कि देश को केक की तरह दो टुकड़ों में बांट लेना है और खा लेना है। न मुस्लिम आम नागरिक चाहता था कि देश बंटे और न हिंदू आम नागरिक चाहता था कि देश बंटे। जो चाहते थे देश बंटे उन्हें न मुस्लिमों से मतलब था और न हिंदुओं से और न सिखों से। वे तत्व देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को बढ़ावा देने में लगे थे ताकि देश बांटने की उनकी मंशा कामयाब हो सके। भारत को टुकड़ों में बांटने के लिए उद्धत अंग्रेज राजशाही को तो सांप्रदायिक हिंसा का बहाना चाहिए था। इसकी पृष्ठभूमि तो अंग्रेज पहले से ही बनाने में लगे थे। प्रादेशिक असेंबली के चुनाव में महज 73 सीटें पाने के बावजूद मुस्लिम लीग को अलग संविधान और अलग राष्ट्र की मांग के लिए उकसाने का काम तो पहले ही हो चुका था। मुस्लिम लीग की इस मांग को माउंटबेटन द्वारा तत्काल मंजूर कर लिए जाने के पीछे आखिर क्या मंशा थी? कैबिनेट मिशन प्लान को अचानक स्थगित कर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाने की हड़बड़ी क्यों दिखाई गई? इस षड्यंत्र में माउंटबेटन के साथ और कौन लोग थे? इन सवालों को मथिए तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। षड्यंत्र के तहत मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज राजशाही ने तय कर लिया था कि हिंदुस्तान को बांट देना है। इसके लिए देश के लोगों से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। भारत को बपौती समझ लिया था दोनों पार्टियों ने और अंग्रेज उनका साथ दे रहे थे। हालांकि अंग्रेज उतने अनैतिक नहीं थे जितने खुद भारत के नेता थे। भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने खुद कहा कि पूरे देश में हुए दंगों और रक्तपात ने अविभाजित भारत की आजादी की स्वीकृति की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से बहुत दूर कर दिया। माउंटबेटन ने कहा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें यह बताया कि भारत के लोग अपने देश का भविष्य खुद तय करने के इच्छुक हैं, जबकि यह सफेद झूठ था। माउंटबेटन ने यह स्वीकार किया कि देश का विभाजन तय करने का सबसे अच्छा तरीका वयस्क मताधिकार जनमत संग्रह होता। यही लोकतांत्रिक तरीका भी था,
लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस सबको जल्दीबाजी मची थी। इसी जल्दीबाजी में जनमत संग्रह की लंबी प्रक्रिया का प्रस्ताव ताक पर रख दिया गया। माउंटबेटन भी जल्दी में थे। माउंटबेटन ने खुद यह स्वीकार किया है कि भारत के विभाजन को लेकर उन्हें भी बहुत जल्दीबाजी थी। अपने आखिरी रेडियो संबोधन में माउंटबेटन ने कहा कि जब मुस्लिम लीग ने देश बांटने की मांग की थी, तब कांग्रेस ने भी देश बांटने की मांग की, और देश बांटने की हड़बड़ी ऐसी थी कि बिना कुछ सोचे समझे आधा पंजाब और आधा बंगाल पाकिस्तान को दे दिया, जबकि वहां के आम लोग खुद ही इस निर्णय से हैरत में आ गए थे। खुद माउंटबेटन कहते हैं कि उन्हें इस बात पर गहरा आश्चर्य और क्षोभ हुआ कि सिख समुदाय को आधा आधा काटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने कैसे दे दिया। मशहूर इतिहासकार स्टैनली वॉलपोर्ट ने अपनी किताब शेमफुल फ्लाइट द लास्ट ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के 8वें अध्याय पार्टीशन ट्रांसफर ऑफ पावर जून अगस्त 1947 में बड़े ही प्रामाणिक तरीके से भारत विभाजन के अंदरूनी तथ्य उजागर किए हैं। आप इस किताब के एक एक अध्याय खोलते जाएं और उसमें दर्ज तथ्यों को इंग्लैंड के नेशनल आर्काइव में उपलब्ध दस्तावेजों से मिलाते जाएं, तो देश विभाजन के खलनायकों के चेहरे आप साफ साफ देख पाएंगे। माउंटबेटन को देश विभाजन के दस्तावेज पर आखिरी मुहर लगाने की इतनी जल्दीबाजी थी कि उन्होंने आनन फानन में उस विस्तृत दस्तावेज की समीक्षा कर डाली जिसे भारत शासन के कार्यालय ने विभाजन के प्रशासनिक परिणाम द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन शीर्षक से तैयार किया था। यह एक दुर्लभ, खतरनाक और भयानक दस्तावेज है जो अत्यंत तेज गति से 40 करोड़ लोगों के महाद्वीप को छिन्न भिन्न करने वाला और एक दूसरे से जुदा करने वाला साबित हुआ। ऐसा कृत्य जो कभी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि यह कितना दुखद है कि जो लोग सदियों से एक साथ रह रहे थे, उन्हें एक झटके में अलग कर दिया गया। एक झटके में 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर हो गए, अपनी जड़ों से उखड़ गए। उनमें से आधे लोग धर्म के आधार पर इधर उधर जा रहे थे और आधे लोग मजबूरी में भाग रहे थे। इसी भगदड़ और हिंसा में लाखों लोग मारे गए। आपने कभी सुना कि देश पहले बन गया और बॉर्डर बाद में बना? तो आप जान लें कि यह दुर्लभ और दुखद घटना भी भारत के साथ ही हुई। दोनों देशों के अलग अलग हो जाने के बाद इन दोनों देशों की सीमा तय हुई। वह भी ऐसी हड़बड़ी में तय की गई कि उसने दोनों देशों के बीच 7 दशक में 4 युद्ध कराए और हिंसक शत्रुता का दौर आज भी जारी है। आप यह भी तथ्य जान लें कि खंडित आजादी स्वीकार करने वाले नेहरू और कोप भवन में जाने का उपक्रम करने वाले गांधी ने सत्ता हस्तांतरण के महज 7 हफ्ते पहले 560 रजवाड़ों और रियासतों के भविष्य के मसले पर भी रायता फैलाने की पूरी कोशिश की। इस मसले पर गांधी और नेहरू इतना भ्रमजाल खड़ा कर रहे थे कि माउंटबेटन ने दोनों को मानसिक रोगी तक कह दिया था। 14 अगस्त 1947 की रात को नेहरू और जिन्ना ने माउंटबेटन को हाजिर नाजिर रखकर सत्ता हस्तांतरण करार यानी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया और इसे ही आजादी का नाम दे दिया। इस करार के मुताबिक भारत के 2 टुकड़े किए गए और भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ही होता है बड़े राज्य के वर्चस्व के अधीन छोटे राज्य का होना। डोमिनियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट नेशन के अर्थ का फर्क आप आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए हम आज भी कॉमनवेल्थ नेशंस में शुमार किए जाते हैं, यानी उन 71 देशों में जो ब्रिटिश राजशाही के उपनिवेश रहे हैं। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन इस करार की शर्तों के कारण ही भारत का कानून अंग्रेज काल का ही रह गया। भारत में 34,735 कानून वैसे के वैसे ही रह गए जैसे अंग्रेजी शासनकाल में थे,
केवल कानून के नाम का पहला शब्द आयरिश हटाकर इंडियन कर दिया गया, जैसे आयरिश पेनल कोड को इंडियन पेनल कोड कर दिया गया। इसी तरह देश के सारे कानून वैसे ही रहे, बस आयरिश हटाकर इंडियन कर दिया गया। यह कैसा दुर्भाग्य है कि हम फिर भी यह तय नहीं कर पा रहे कि यह आजादी हमें कैसे मिली, भीख में मिली या भूख में। यह आधी आजादी हमें भीख में मिली या कुछ नेताओं की सत्ताई भूख के नतीजे में प्राप्त हुई, 7 दशक के बाद भी इसे समझने में हमें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। चलिए अब हम सलमान खुर्शीद की किताब वाले प्रसंग पर आते हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा कि भारत का सनातन धर्म और हिंदुत्व वर्तमान समय में इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसा है। सलमान ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कटाक्ष किया और अनाप शनाप बातें कही। सलमान खुर्शीद का फ्रस्ट्रेशन समझा जा सकता है, लेकिन यह भी समझा जा सकता है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग अदालत के फैसलों का मजाक उड़ाएं, प्रतिकूल टिप्पणियां जारी करें, तो उन पर अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं चलता। हम आप जरा सा बोल दें, अगले ही दिन अंदर। यह भारत का न्यायिक संतुलन है। और भारत का सामाजिक संतुलन वह यह है कि कोई इस्लाम धर्म के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी कर दे तो मुस्लिम उसकी गर्दन काट ले, और सनातन हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ भी कह दे तो हिंदू उसका चरण चाट ले। सहिष्णुता के नाम पर कायरता छुपाने का यह हिंदूवादी तौर तरीका है। अपनी कायरता में हिंदू अपनी चैतन्यता खो बैठा है। गर्दन काटने और चरण चाटने का तात्विक फर्क समझने में भी हिंदू नाकाबिल है। गर्दन काटना और चरण चाटना दोनों हेय है। धर्मांधता में जो गर्दन काटते हैं और जो सहिष्णुता में चरण चाटते हैं, इन दोनों कोटि के लोग निहायत ही गिरे हुए और डरपोक होते हैं। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जैसे लोग भारतवर्ष की अस्मिता पर कोढ़ की तरह हैं। संयोग या दुर्योग यह है कि ये सब कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी ऐसे ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के अध्यायों में अंतर्निहित है। आपने उसकी थोड़ी सी झलक ली है। अगर ईमानदारी से और गहराई से उसमें झांकें तो साफ साफ दिखेगी भारतवर्ष की खंडित स्वतंत्रता के पीछे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की साझेदारी की यह समझदारी आज तक कायम है। इसलिए सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम कांग्रेसी नेता पाकिस्तान परस्त बयानबाजी करते रहते हैं। मणिशंकर अय्यर जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं। जिन्ना जी तो फिर भी गनीमत है। दिग्विजय सिंह तो अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को लादेन जी और मुंबई कांड के अभियुक्त पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को भी कसाब जी कहकर संबोधित करते रहे हैं। आतंकी फंडिंग गुरु जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हुए कैसे गौरवान्वित हो रहे हैं दिग्विजय सिंह, वह दृश्य भी देखते चलिए। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। देश को कब यह समझ में आएगा कि ऐसे लोगों का हमें मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इनका नाम तक लेना बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का संवेद सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। बिल्कुल अहिंसक तरीके से इन्हें ऐसे ही मारा जा सकता है कि आप इनका नाम ही लेना बंद कर दें, तो ये जीते जी समाप्त हो जाएंगे।
यह गर्दन काटने के धार्मिक कुकृत्य से अधिक श्रेयस्कर है। गर्दन काटना तो परले दर्जे की मूर्खता है। हम देश विरोधी नेताओं का संपूर्ण बहिष्कार करने का अभियान चलाएं। यह अभियान चला तो कोई भी नेता राष्ट्रभक्ति की धारा से डाइवर्ट नहीं होगा। ऐसा करते हुए डरेगा। नेता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वह अपनी दुकान बंद होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए वह उपेक्षा और बहिष्कार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ऐसे निकृष्ट नेताओं का नाम तक नहीं लें। इसकी पहल तो करें। हमने तो पहल कर दी। आज के बाद हम द फायर के कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का नाम तक नहीं लेंगे। एक बार अमिताभ बच्चन से किसी पत्रकार ने पूछा कि जिस व्यक्ति को आप नापसंद करते हैं उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अमिताभ ने कहा, हम उसका नाम लेना बंद कर देते हैं। जो नागवार और नापसंद हो, आप उनका नाम लेना बंद कर दें, उसकी चर्चा बंद कर दें। नमस्कार, जय हिंद।